students, as you all know that we are doing chapter 9 and this is our last topic of chapter 9, that is reflecting type telescope, and it is also known as Cassegrain telescope and as well as Newtonian telescope। तो यहाँ पे इसके तीन नाम हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप, कैसग्रेन एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टेलीस्कोप को न्यूटन ने इन्वेंट किया था, इस वजह से इसका नाम न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, इससे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स हैं, आपने दो तरीके के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप स्टडी करे, जिसमें से एक आपने स्टडी करा था रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग का मतलब उसमें हम प्योर लेंसेज ही यूज़ करते हैं, लेंस सिस्टम ही यूज़ करते हैं। और दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग आपने प्रीवियस वीडियो में किया और रिफ्लेक्टिंग टाइप अभी करोगे। तो जो भी हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, उनकी क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्योंकि हम देखिए इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से किसको स्टडी कर रहे हैं, हेवनली बॉडीज़ को स्टडी कर रहे हैं, स्टार्स को स्टडी कर रहे हैं, प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो उसके लिए उसकी पहली खासियत तो ये होनी चाहिए कि जो भी टेलीस्कोप है उसकी लार्ज लाइट गैदरिंग पावर होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, आप जब कभी कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो अंधेरे में वो फ़ोटो अच्छी नहीं आती है, तो आप क्या करते हैं, अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर देते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकरा के आपके कैमरे के लेंस पे पड़ेगी तो उतना ही ज़्यादा क्लियर इमेज बनेगी। तो इट मीन्स कि अगर हमें इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए ब्राइट इमेज ऑफ इवन आ फेंट स्टार, अगर कोई फेंट स्टार भी है, अगर उसकी हमें ब्राइटेस्ट इमेज चाहिए, तो उस केस के लिए जो भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसकी लाइट गैदरिंग पावर कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या करें, गैदर करें। सेकेंड थिंग, हाई रिजॉल्विंग पावर चाहिए। अब ये रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या हुआ, जिस भी इंस्ट्रूमेंट की हाई रिजॉल्विंग पावर होती है वो जो इमेज बनाता है वो ऐसी बनाता है कि उससे हमें माइन्यूट से माइन्यूट और फाइनर डिटेल्स भी उसकी पता चल पाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा किसी कैमरे का रेजोल्यूशन कम होता है या ज़्यादा होता है, तो जिसका रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा, तो इट मीन्स वहाँ पे उतनी फाइन उसकी पिक्चर बनती है। तो वैसे ही जिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, जिस पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हाई रिजॉल्विंग पावर होती है, तो उससे हम जो भी प्लैनेट या कोई भी स्टार की स्टडी कर रहे हैं वो माइन्यूट और उसकी फाइनर डिटेल्स भी हमें हासिल हो जाती है। तो आपको ये जो दोनों चीज़ें फीचर्स अगर ग्रैब करने हैं, ऑब्टेन करने हैं, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिंग जो भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बताया था ना, वो लेंस, वो सिस्टम जो किसके टूवर्ड्स रहता है, ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसका अपर्चर कितना होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। जितना ज़्यादा लार्ज अपर्चर होगा उतना ही ज़्यादा ये दोनों चीज़ें हमें मिल पाएगी। ठीक है, उतना ही ज़्यादा अच्छा ही होगा। तो ऑब्जेक्टिव, जब हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, लेंस। अगर हम लेंस को एक लार्ज एक्सटेंट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा ले ले, बहुत ही ज़्यादा उसका लार्ज अपर्चर कर ले, तो लेंस के अंदर डिफेक्ट पाया जाता है, एबरेशन कहते हैं जिसे हम, डिफेक्ट्स, एबरेशंस भी कहते हैं। कौन कौन से एबरेशन पाए जाते हैं, स्फेरिकल, जिसमें इमेज कैसी बनती है, ब्लर्ड बनती है। ठीक है, क्लियर नहीं बनती, ब्लर्ड बनती है। सेकंड, क्रोमेटिक एब्रेशन पाया जाता है। क्रोमेटिक का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पे वाइट लाइट फेंक रहा है तो हमारे पास जो इमेज बन के आएगी, क्रोमेटिक मतलब कलरफुल इमेज बनेगी, क्योंकि आपको पता है जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बन रखी। अब अगर ये लेंस बहुत ही ज़्यादा मैंने थिक यूज़ कर लिया, बहुत ही ज़्यादा बड़े अपर्चर का हमने यूज़ कर लिया, तो वहाँ पे ये लेंस एक प्रिज्म की तरह काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे कलरफुल बनेगी। और हमारे पास फाइनर डिटेल्स तो क्या, हमें ये भी नहीं पता लग पाएगा कि एक्चुअल उसका जो कलर है वो क्या है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास एक्चुअल जो इमेज है वो नहीं हमें मिल पाएगी। तो हम यहाँ पे लेंस को ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट में बढ़ा नहीं सकते उसका अपर्चर, तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो न्यूटन ने यही तो यहाँ पे कोई डिफरेंट चीज़ निकाली थी। उन्होंने बोला कि ज़रूरी थोड़ा है कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस ही यूज़ करें, हम मिरर भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूटन ने ऑब्जेक्टिव के रूप में, देखिए आई पीस तो वही रखा, कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, मिरर। और वो भी कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करवा देता है। तो वही चीज़ तो हमें चाहिए कि जिसकी जितनी ज़्यादा लाइट गैदरिंग पावर होगी। और कॉनकेव मिरर को चाहे आप कितनी भी एक्सटेंट में बढ़ा दो उसका अपर्चर, ये फ्री फ्रॉम ऑल ऑपरेशंस रहता है, जैसे कि स्फेरिकल ऑपरेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन ये नहीं देता है कौन? मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फटाफट से। अब आपको पता ही चल गया होगा कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का क्या डिफेक्ट था, क्या यहाँ पे डिसएडवांटेज था, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है किसका? कैसग्रेन टेलीस्कोप का। तो इसमें जैसे कि आपको पता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो दो ट्यूब्स रहती थी, ऑब्जेक्टिव की और दूसरे आईपीस की, वो दोनों कोएक्सियल रहती थी। एक मतलब उनकी जो एक्सिस थी वो सेम थी, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव की ट्यूब है और जो आईपीस की ट्यूब है वो 90 डिग्री एंगल पे प्लेस हो रखी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, वो कैसा है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर है, मेटेलिक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर, जिसमें ये फ्रंट से तो पूरा खुला हुआ है, बहुत बड़े साइज़ का होता है ये। फ्रंट से तो बिल्कुल खुला हुआ है, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए हाई लाइट गैदरिंग पावर। तो उसके लिए जितनी भी ज़्यादा लाइट आ सके, एंटर कर सके इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के माउथ के अंदर, तो इसलिए हमने इसके जो माउथ है या फिर इसकी जो इसको बिल्कुल ओपन कर रखा है सामने से। ठीक है, और आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इन्फिनिटी पे है, दूर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। ओके, और कैसे आएंगी? पैरेलल फॉर्म में आएंगी। साथ ही साथ एक एंड तो हमने इसका खुला छोड़ रखा, और जो लास्ट वाला एंड है उस पर हमने फिट कर रखा है कॉनकेव मिरर। तो दिख रहा होगा ये कॉनकेव मिरर है, जिसकी पॉलिशिंग पीछे की साइड ऐसे कर रखी है, और ये फ्रंट पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है? कॉनकेव मिरर। ओके, साथ ही साथ जो हमारे पास ये ट्यूब T1 है, ऑब्जेक्टिव की ट्यूब है, उसकी एक्सिस मैंने यहाँ पे इमेजिनरी ड्रॉ कर रखी है। इसी के ही 45 डिग्री के एंगल में, कितने डिग्री के एंगल में? 45 डिग्री के एंगल में हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर प्लेस कर रखा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मैंने एक शेडिंग कर रखी है इसके पीछे, और ये स्ट्रेट बना रखा है। एक प्लेन मिरर हमने प्लेस कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो लाइट को डेविएट भी तो करना है हमें। कहाँ से? ऑब्जेक्टिव से आईपीस की तरफ। ओके, अब देखें यहाँ पे कि सबसे पहले लाइट रे कैसे आएंगी? पैरेलल फॉर्म में आएंगी। पहली रे ये रही, दूसरी रे ये रही। वैसे तो पूरा का पूरा बीम ऑफ लाइट आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे दो ही रे ले रखी है। ठीक है, एक रे ये रही, दूसरी रे ये है पैरेलल फॉर्म में। अब आपको पता है जब भी लाइट रे पैरेलल फॉर्म में आती है तो कॉनकेव मिरर उसे अपने फोकस पे क्या करा देता है? कन्वर्ज। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे जो कन्वर्ज होने जा रही है, तो उसका फोकस कहीं यहाँ पे होगा। तो उसी के फोकस से जस्ट पहले हमने प्लेन मिरर प्लेस कर रखा है। प्लेन मिरर क्या करेगा? उस लाइट को सेम एंगल के थ्रू, जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है उस लाइट को सेम एंगल के थ्रू क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। किधर की तरफ? आईपीस की तरफ। ओके, और ये लगा रखा हमने आईपीस का लेंस, ये दिख रहा होगा कॉन्वेक्स लेंस है। तो मतलब मिरर कॉनकेव है, और यहाँ पे हमने लेंस यूज़ कर रखा है आईपीस में, जैसे पहले यूज़ करते थे, वो है कॉन्वेक्स लेंस, जो कि एक मैग्नीफायर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। लाइट जब इस पर एंटर करेगी तो जैसे एक सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है कि हमें कोई भी इमेज है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज मैग्नीफाई करके दिखा देता है, तो उसको मैग्नीफाई करके दिखा देगा। ये इसकी रेज आ रही है, और ये हमारी आंखें हैं, ऑब्जर्वर की आंखें हैं, जो यहाँ पे ऑब्जर्व करेगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो ये पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है किसकी? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। तो सामने अगर हम देखें तो आपको पता ही है टेलीस्कोप किस टाइप की इमेज बनाते हैं? वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा लास्ट में। साथ ही साथ अगर मैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर लिखूँ तो वो क्या निकल के आएगी? FO/FE, वेयर FO इज़ द फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन है यहाँ पे? कॉनकेव मिरर। एंड FE इज़ द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आती है ब्राइटनेस रेशियो। जो ब्राइटनेस रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? देखो ब्राइटनेस किसके अकॉर्डिंग है? जितनी ज़्यादा लाइट वो क्या कर पा रहा है? गैदर कर पा रहा है। तो इट मीन्स जितना ज़्यादा डायमीटर होगा इसका, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा इस T1 ट्यूब का, उतना ज़्यादा ही लाइट को क्या करेगा? गैदर करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये कैपिटल D क्या है? इस ऑब्जेक्टिव का डायमीटर का स्क्वायर कर दे अपॉन ये स्मॉल d यहाँ पे क्या है? अब देखो स्मॉल d कहाँ है? जहाँ पे हम
क्या कर रहे हैं, इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारे जो आँखों के जो प्यूपिल होते हैं, प्यूपिल जिसको आँखों की पुतली भी बोला जाता है, तो प्यूपिल का भी तो डायमीटर होगा कि जितना ज़्यादा डायमीटर ऑफ प्यूपिल होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या हो पाएगा, वो जो ब्राइटनेस रेशियो उतना ज़्यादा हम बढ़ा पाएंगे। तो ये जो स्मॉल डी है ये है यहाँ पे डायमीटर ऑफ द प्यूपिल ऑफ आई, और कैपिटल डी क्या है, डायमीटर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव ट्यूब। ठीक है, और ये आपको पता है कि इसका डायमीटर बहुत ही ज़्यादा हम क्या करके रखते हैं, लार्ज बना के रखते हैं, ताकि यहाँ पे जो भी टेलीस्कोप है वो ईजिली फेंट स्टार्स की भी एक ब्राइटफुल हमें इमेज बना के दे दे।